इसमें क्लास में जितने भी छात्र आज हमें मिलेंगे उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक वह जिसे आज इतिहास की शुरुआत करनी है, जो पहली बार इतिहास को सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना शुरू करेगा, और एक वह जो ज्ञान लेकर बैठा हुआ है। ये वही वाला है। अकबर ने जहांगीर को कितने दिन के लिए बाथरूम में बंद कर दिया था सर? मैंने कहा बाथरूम में भी बंद किया था अकबर ने। बोला सर आपको नहीं पता, शराब पी ली थी जहांगीर ने। मैंने कहा रे भैया, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे चरण कमल कहां हैं? बच्चों हम ये मान रहे हैं, बात नहीं भाई, ये मतलब ये पीछे, अरे ये इसको उठाओ, पीछे लड़ रहा है, इसको 6 नंबर में भेजो। ये देखो इसका झगड़ा हो गया है। अरे बस सब नहीं देखेंगे बैठ के। अब की बार तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है, अनुशासनहीनता क्लास में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है? जितना अनुशासन में रहोगे शानदार इतिहास समझोगे। और ध्यान से सुनो, इतिहास ऐसा पढ़ा देंगे कि क्वेश्चन तो बना ही दोगे, जरूरत पड़े तो किसी को पढ़ा भी दोगे। तो बच्चों मौलिक बात बताएंगे आपको कि इतिहास का विभाजन कितने एरा में किया जाता है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए जानते हैं इन सब चीजों को, बीसी और एडी को, ठीक है बच्चों? लेकिन फिर भी हम बताएंगे। यदि इस क्लास में से 10 बच्चे भी इसे नहीं जानते तो मेरा बताना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि खान सर का मानना क्या है? ज्ञान अंतिम छोर तक पहुंचना, यह खान सर का मानना है, ठीक है? बुद्ध से तुलना ऐसे ही थोड़ी ना। तो इतिहास को बच्चों 2 एरा में, 2 कालखंडों में बांटा जाता है। कितने कालखंडों में? 2, एक बीसी ईसा पूर्व और एक एडी। हैरिंग लगाइए इतिहास का काल विभाजन, और इसमें भी कुछ शानदार बात आपको लिख पाएंगे। देखो इतिहास का काल विभाजन, पहले ये पढ़ लिया इतिहास क्या है, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? फिर ये पढ़ लिया इतिहास का लेखन कैसे हुआ, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि इतिहास को कितने एरा में बांटा गया। लिखिए इतिहास का काल विभाजन। कालखंड के दृष्टिकोण से, पहला पॉइंट नोट किया जाए, कालखंड के दृष्टिकोण से। और यदि नोट्स को सही तरीके से इसे लिख मत लेना, कई बार लोग पेन चलाते चलाते इसको भी लिख देते हैं, है ना? और ध्यान से सुनो, नोट्स बनाने के क्रम में भाषा शैली का ऐसा प्रयोग करेंगे कि आपको लेखन भी कला आपकी सुधरेगी यहां से, है ना बच्चों? शब्दों का अच्छा यूज होना चाहिए, है ना? तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास का विभाजन, कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। 2 भागों में किया जाता है। और बेटा ऑनलाइन वालों से सबसे मेरा ये कहना है कि तुम्हारे क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं, तुम्हारी चीजें भी हम देख रहे हैं, परंतु एक बात का तुम ध्यान रखो, आज इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें इसके पूरे होते होते तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए यहां प्रश्नों को लेने का कोई अर्थ नहीं बनता था। तो इसलिए आप बिल्कुल शांति से बेहतरीन तरीके से इस क्लास को करो, सब चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। कितने कालखंडों में किया जाता है? नंबर 1, ऐसे बांटो 2 भागों में, 2 एरा, 2 भाग, बीसी, नंबर 2 एडी। नंबर 1 बीसी, नंबर 2 एडी। बीसी के सामने लिखो दोस्तों बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व, इंग्लिश में भी लिखना जरूर, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व। एडी के सामने लिखना एनो डोमिनी, एडी के सामने लिखना एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ मत लिख देना, आफ्टर डेथ एडी क्या लिखोगे? एनो डोमिनी। इंग्लिश में लिखना बच्चों इसको, एनो डोमिनी के ब्रैकेट में लिखना अ ईयर ऑफ गॉड, भगवान का 1 साल। अरे इतनी अंग्रेजी तो जानते होंगे, हाँ। ईयर ऑफ गॉड। दोस्तों पहले एडी को आफ्टर डेथ कहा जाता था। आफ्टर डेथ कैसे, इसको समझो। कहा जाता था बच्चों एक्चुअली में ईसा के जन्म से। आपका कैलेंडर, पहले आप ये बताओ कि आज आप जो कैलेंडर यूज करते हो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगेरियन कैलेंडर है, ये है कि नहीं है? ग्रेगेरियन कैलेंडर, सुनो ध्यान से। और ये कैलेंडर आज के हिसाब से कहां है? कहां है? ध्यान से सुनना, अब 1 मिनट में बीसी और एडी समझ में आ जाएगी। आप एक बात बताओ दोस्तों, ये कैलेंडर आज 2024 में पहुंच गया, लेकिन कभी तो शुरू हुआ होगा। मान लो 0 से शुरू हुआ होगा। कहां से शुरू हुआ होगा? और 0 से आज हम कहां पहुंच गए? तो इसका मतलब ये कैलेंडर 2024 साल पहले शुरू हुआ, यही तो कहोगे। अरे बच्चों ये बताओ, क्या ये दुनिया सिर्फ 2024 साल पुरानी है? नहीं है, ये दुनिया तो लाखों साल पुरानी है कि नहीं है? तो बच्चों फिर 2024 सालों से पहले का समय कैसे लिखेंगे? बीसी में कैसे लिखेंगे?
इसको ऐसे समझो, हमने इस कैलेंडर को ईसा मसीह के जन्म से माना। मान लो ये 0 है जहां से कैलेंडर शुरू हुआ, और ये बर्थ है ईसा मसीह का। क्या है ये? जन्म है। ये जन्म से पहले, जो जन्म से पहले घटना घटी उसको कहा ईसा पूर्व, ईसा से पहले, बिफोर क्राइस्ट। अब मान लो ईसा के जन्म से 100 साल पहले कोई घटना घटी दोस्तों, तो क्या कहोगे? 100 BC। मान लो ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले कोई घटना घटी, क्या कहोगे? मान लो 300 साल पहले कोई घटना घटी, और डॉट 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 डॉट। मान लो 2500 साल पहले कोई घटना घटी, 2500 BC। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और 0 के बाद जो घटना घटनी शुरू करी उसको क्या कहेंगे? AD। मान लो 100 साल, सॉरी AD, AD बच्चों। मान लो 100 साल बाद ईसा मसीह के जन्म की घटना घटी, तो क्या कहेंगे? 200 डॉट 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 1947। देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? और आज क्या है? 2000। एक बात बताओ दोस्तों, यदि इतिहास को पढ़ना होगा तो पुराने समय से नए समय की ओर पढ़ोगे या नए समय से पुराने समय की ओर? पुराने से। अच्छा एक बात और बता दो तो चलो लगे हाथों, फिर जब बता ही रहे हो तो ये घटना पुरानी है या ये घटना पुरानी? 200 वाली पुरानी है। हाँ, क्योंकि ये तो ईसा मसीह के जन्म से 100 ही साल पहले घटी। ये कब घटी? ये और पुरानी, ये और पुरानी, ये और पुरानी है। तो इतिहास को पढ़ने में पुरानी घटना से नई घटना की ओर चलेंगे, तो BC में समय उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा? BC में समय उल्टा चलता है। 2500, 2400, 2300, 2200, 2100। अरे दोस्तों लाखों साल में चले जाओ, पाषाण काल में चले जाओ, ये तो हमने उदाहरण दे रहे हैं हम। चलता कि नहीं चलता उल्टा? और AD में आते ही समय फिर सीधा हो जाता है। तो हम इतिहास को ऐसे लिखते हैं। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 BC से लेकर 298 BC तक है। अरे है, कहते हैं सर उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया क्या? सीधा है। समय BC में कोड किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया है? अब आओ उस बात पर, जब मैं कह रहा था आफ्टर डेथ लिख दिया पहले, है ना बच्चों? एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। ये जो एनो डोमिनी है ना, ये जो एनो डोमिनी है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है भगवान का एक साल। पहले क्या कहते थे? ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले, और AD को आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद। लोग कहने लगे भाई तुम कह रहे हो जन्म से पहले मृत्यु के बाद, बीच वाला कहां गया? ईसा मसीह कुछ साल जिए थे कि नहीं जिए थे? तो लोगों ने कहा था जिए होंगे भाई। तो बोले उसको कहां रखोगे? तो बोले हाँ ये तो बात है भाई। तो फिर AD को क्या कह दिया बच्चों? एनो डोमिनी। इसका मतलब जिस साल भगवान का जन्म हुआ, जन्म से पहले और जन्म के ठीक बाद। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? पीछे वाले बहुत बढ़िया। तो लिखो जल्दी से, इसे बनाओ। इसे बना लोगे? ये सारणी, अरे ये बनाओगे या समझ में आ गया? आ गया तुम्हें, तो हम जानते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी बनाओ क्योंकि तुम भूलोगे, है ना? हम साइड हट जाए? अच्छा पीछे करें? अच्छा यही बना लेते। चलो ये बनाओ। तुम लोग PPT देखकर सोच रहे हो उसी पर बनाए हम, है ना? बहुत शानदार शानदार PPT हम तुम्हें दिखाते रहेंगे। सभ्यताओं ने सीखा, आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता थी। वेद दुनिया के सबसे गूढ़ और गहरे ग्रंथ थे। और दोस्तों जो बात विज्ञान ने बहुत बाद में कही, वो हमने बहुत पहले कह दी थी। हवाई जहाज तो दोस्तों बहुत बाद में उड़ा। पुष्पक विमान तो सबसे पहले था। और दोस्तों डोल्टन का नाम सुना है आप लोगों ने? डोल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? एटॉमिक थ्योरी। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही कणाद ऋषि ने, किसने? पहले ही कह दिया था 2500 साल पहले आज से, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कहा था ना, कणों के नाम पर उसका नाम कणाद पड़ा था। और बच्चे उसने अनुपात में मिलाकर दिखा दिया था कि कण ऐसे कण से मिलकर बना है। यह बात 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में डोल्टन ने कही कि नहीं? और बाद में कोपरनिकस ने कहा बच्चों कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। वराहमिहिर ने तो पहले ही कह दिया था। तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्रंथ और भारतीय द्वारा जो एक पूरी परिपाटी दी गई पूरे विश्व को, वह अतीत का उज्जवल पक्ष है दोस्तों। और ऐसा मन करता है जैसे उसे बार बार जिया जाए। करता है कि नहीं? उसे बार हमारे ऋषि मुनि चिंतन किया है उन्होंने। क्या किया उन्होंने? चिंतन किया है। आप तो सोच रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, अच्छा बच्चों आपको एक बात पता है, पढ़ाई के दौरान भी चिंतन की आवश्यकता होती है। आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बीच में ये बात चली है तो बता दें आपको कि यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे आज आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री बच्चों, तो आप यदि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री को एक बार पढ़ के और दिमाग में सोच लेंगे
कि सर ने क्या क्या बताया था और क्या क्या लिखवाया था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये चिंतन का फर्क है। लेकिन दोस्तों हम करते वही है जो हम, सॉरी, सफलता उसी से मिलती है जो हमें करने को अच्छा नहीं लगता। नहीं समझे? सफलता उन्हीं सिद्धांतों से मिलती है जो हमें करने में मजा नहीं आता। आपको चिंतन करने में मजा नहीं आता। रामलाल कहता है मुझे तो याद आ जाती है सर। जैसे ही पढ़ के फ्री होता हूं मैं तो सोचता हूं फोन ही मिला लूं। नहीं समझे? तो चिंतन, अच्छा कुछ लोग चिंतन के नाम पर क्या करते हैं, चिंता करते हैं, और कुछ लोग चिंतन के नाम पर सो भी जाते हैं। अच्छा जैसे कुछ लोग घर पे रह रहे होंगे, है ना, और सर्दियों में चिंतन करना है इन्हें, तो सर्दियों में रजाई में बैठ के चिंतन करते हैं और मार लिए एक पावर नैप। पावर नैपा, पावर नैप नहीं, पावर नैपा। पावर नैपा मतलब जिस 2-3 घंटे का होता है जो। अच्छा घर वाले आए, क्या कर रहे हो? चिंतन मनन चिंतन मनन कर रहा हूं। तो ऐसा चिंतन मनन नहीं करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने दोस्तों खूब चिंतन मनन किया और पूरे संसार को उसका लाभ दिया। सहमत हो कि नहीं? और हमारे ऋषि मुनियों जैसा ज्ञान आज भी पूरी दुनिया में नहीं है। तभी तो हमारे बाबा सुपर डुपर हिट है कि नहीं है? भारत के बाबा विदेश में चले जाए तो राम मचा देते हैं, सुपर डुपर हिट है कि नहीं है? हालांकि भारत के विशेष विशेष बाबा जेल में है भारत में, नाम नहीं लेना है बाबाओं का। तो लेकिन बाबाओं को यदि विदेश में भेज दो, अच्छा विदेश में ऐसा व्यवहारिक ज्ञान है नहीं, विदेश में जाते हमारे बाबा तो विशेष ज्ञान को परिभाषित करते हैं। जैसे सबसे पहले एक एटम बम फेंकेंगे, तुम क्या लेकर आए थे? वैसे ही आदमी, अमेरिका का आदमी चिंता में पड़ जाता है, क्या लेके आया था? तब तक बाबा दम नहीं मार लेते, तब तक दूसरा डायलॉग, क्या लेकर जाओगे? अब तक वो समझा भी नहीं, वो सोचता है क्या लेकर जाऊंगा, और तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाता, बाबा ये गाड़ी आपकी, मैं क्या लेकर आया था बाबा? ऐसे करके बाबा सुपर डुपर हिट। इस काम में बड़ा स्कोप है बच्चों, लेकिन इसे कैरियर के रूप में नहीं देखना है। तो उज्जवल पक्ष क्या है? चिंतन। उज्जवल पक्ष क्या है? योगा। उज्जवल पक्ष क्या है? वेदा। उज्जवल पक्ष क्या है? उपनिषद, ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति। लोकतंत्र प्राचीन काल में भी गणतंत्र रूप में भारत में विद्यमान था दोस्तों। आप भूल गए बुद्ध काल में गणतंत्र थे, बुद्ध का खुद का राज्य गणतंत्र था, शाक्य कुल, कपिलवस्तु का। और लेकिन बच्चों अतीत के कुछ डार्क पक्ष भी है, कुछ अंधकार में पक्ष भी है। क्या सती प्रथा को फिर से जीना चाहोगे? क्या बाल प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को जीना चाहोगे? क्या विधवा विवाह पर मनाई चाहोगे? क्या शिशुवध हत्या करना चाहोगे? ये बच्चों हमारे अतीत का सही पक्ष नहीं है। पहले महिलाओं को क्या कर दिया जाता था? सती कर दिया जाता था ना। पति मर गया, ध्यान से सुनो, पति मर गया, पत्नी सती होगी। पति की मृत्यु में पत्नी का कोई कसूर नहीं था दोस्तों। आपको पता है यह सती प्रथा 510 एडी में महागोरा नाम की औरत ने पहली बार भारत में सती हुई थी। वह महागोरा नाम की महिला, और उसके बाद सती प्रथा एक परंपरा बन गई। पति मरा कि सती, और जैसे ही बच्चों कोई मरता, अच्छा पति चाहे शराबी हो, कबाबी हो, कैसा भी हो, पत्नी को सती होना ही है। बहुत जुल्म हुआ है पत्नियों पर भाई, अब करके देखो सती। अब महिलाएं सता कर देगी, सता। तो बात समझ में आई? तो लिखो इसको, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। भारतीय इतिहास को लिखना शुरू करेंगे, आयाम लिखेंगे, भारतीय इतिहास के आयाम, भारतीय इतिहास के आयाम। हाँ बेटा हेडिंग है भारतीय इतिहास के आयाम। अभी बुक भी बता देंगे, क्लास खत्म होने से पहले जो बुक आपको पढ़नी है बच्चों एक आध, वो आपको बता कर जाएंगे आज, उससे ज्यादा मत पढ़ना, और ठीक है? बस एक ही बुक आपको पार पहुंचा देगी, एक ही बुक बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है? हाँ तो देखो, भारतीय इतिहास के दो मुख्य आयाम हैं। भारतीय इतिहास के दो मुख्य आयाम हैं या दो मुख्य पक्ष है। नंबर 1 उज्जवल पक्ष, नंबर 1 उज्जवल पक्ष, नंबर 2 अंधकारमय पक्ष। पैराग्राफ चेंज करेंगे। उज्जवल पक्ष के अंतर्गत, उज्जवल पक्ष के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और सभ्यता के, या भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को रखा जाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को रखा जाता है।
तथा भारतीय सभ्यता की संसार को देन, तथा भारतीय सभ्यता की संसार में देन को भी, भारतीय सभ्यता की संसार को देन को भी, संसार में देन को भी महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया जाता है। जैसे वेदों उपनिषदों का ज्ञान, योग और ध्यान का ज्ञान, मेडिटेशन, योग और ध्यान का ज्ञान, विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान इत्यादि, विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान इत्यादि, विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान इत्यादि। तो दोस्तों ये क्या है? ये सभी अतीत के क्या है? उज्ज्वल पक्ष है। लिखो, उपरोक्त सभी, नीचे करके, उपरोक्त सभी इतिहास के उज्ज्वल पक्ष है। उपरोक्त सभी इतिहास के उज्ज्वल पक्ष है। अरे है कि नहीं है? बताओ, 4 उज्ज्वल पक्षों को बता दो। देखो, बता दो क्या? भारतीय सभ्यता संस्कृति ने बहुत कुछ दिया। गणित के क्षेत्र में हमने ज्ञान दिया कि नहीं दिया? जीरो का आविष्कार किसने दिया? और दशमलव किसने दिया? देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना, पृथ्वी और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था भाई। हमने दिया है, कंट्रीब्यूशन है हमारा। क्या है हमारा? ये योगदान है। क्या सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बच्चों इतिहास को पढ़े, इन महत्व को भी जान ले। परीक्षा वाला तो काम होगा ही, हेडिंग लगाओ, परंतु पैराग्राफ चेंज करके, परंतु वर्तमान समाज में लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि अतीत ही वर्तमान की अपेक्षा उत्तम काल था। अतीत ही वर्तमान की अपेक्षा उत्तम काल था। परंतु हमारे अतीत में कुछ बुराइयां भी विद्यमान थी। हमारे अतीत में कुछ बुराइयां भी विद्यमान थी, जैसे महिलाओं की दयनीय स्थिति, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक, एवं जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन इत्यादि, जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन इत्यादि। जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन क्या था? ब्राह्मण का बेटा क्या बनेगा? क्षत्रिय का बेटा क्या बनेगा? वैश्य का बेटा, शूद्र का बेटा। इसी से तो भविष्य में जाति प्रथा आई कि नहीं आई? कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन अच्छा है, जन्म के आधार पर अच्छा नहीं है। प्रश्न उठता है कि, नीचे लिखो, प्रश्न उठता है कि, नीचे लिखो, इसके पैराग्राफ चेंज करके, प्रश्न उठता है कि क्या हम इन सभी बुराइयों को फिर से जीना चाहेंगे? प्रश्न उठता है कि क्या हम इन सभी बुराइयों को
फिर से जीना चाहेंगे? निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमें, निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमें इतिहास के गौरवमयी पक्ष को अपनाना चाहिए। इतिहास के गौरवमयी पक्ष को अपनाना चाहिए। इतिहास के गौरवमयी पक्ष को अपनाना चाहिए और बुराइयों से सीख लेनी चाहिए। और बुराइयों से सीख लेनी चाहिए। बात समझ में आई हो तो जोर के बोल दो हां। बात समझ में आई बच्चों? तो यह अतीत की प्रासंगिकता है। क्लियर हुआ? चलो अब ये तो लिया हमने समझ। हाँ बेटा पूछो। बेटा बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, पेपर भेज दो लिख के, ठीक है? अगला पॉइंट देखो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सारे पक्षों को तो पढ़ लिया। हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में जो बताओ लिखवा दे। अरे सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। भाई आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक बोल रहा है एक चल रहा है तो सारे उसको देखने लगे। वो कोई विमान से थोड़े ना होता है। हाँ, या फिर वो अकबर के काल से आया है? आप ही लोगों के बीच में से है, तो इसलिए ये नहीं करेंगे। बिल्कुल शांत आ जाओ बेटा, प्रश्न पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे ध्यान से, ये क्लियर हुआ? अब दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन पर चल रहे हैं। बस यहां से हमारा इतिहास शुरू होता है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में शानदार तरीके से फटाफट बता दो, इतिहास बता दो क्या है। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास पर पहला ग्रंथ किसने लिखा? किताब कौन सी थी? कब लिखी? क्या भारत के बारे में वर्णन किया? किसने आक्रमण किया भारत पर? कौन सा प्रांत बनाया भारत को? लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? लेकिन एक इतिहासकार ऐसा है जो कहता है कि, क्या नाम है इस इतिहासकार का? डॉक्टर कीथ। डॉक्टर कीथ क्या कहता है? और बहुत सारे साक्ष्य देता है कि देखो ये अभिलेख, देखो ये चाणक्य के बारे में बताता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है चाणक्य को। बात समझ में आई? सॉरी बच्चों। लेकिन इतिहास पर सुव्यवस्थित किताब किसने लिखी? कलर ने, पक्षपात रहित और तिथि क्रम के साथ। कौन सी बुक थी ये? राजतरंगिणी। कब लिखी गई? किसके इतिहास पर लिखी गई? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई। इसके बाद क्या बताया? इतिहास को कितने एरा में बांटा गया? एक बीसी और दूसरा बीसी की फुल फॉर्म, एडी की फुल फॉर्म। और आपको बताया कैसे इतिहास को पुराने से नए के समय की ओर लिखा जाता है। बात समझ में आई? और इसके बाद बताया इतिहास के उज्ज्वल पक्ष के बारे में। 2 पक्ष, अंधकारमय पक्ष और उज्ज्वल पक्ष, दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत यहां तक? आप देखो ध्यान से, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, यानी भारतीय इतिहास का वर्गीकरण यहां से शुरू होता है। अब आप धीरे धीरे प्राचीन भारत की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत की ओर। पहले बच्चों आपको ब्लैंक स्लाइड पर कुछ बात समझाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? यह है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री। घबराना मत, हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिख देंगे। भारतीय इतिहास क्या है? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को दोस्तों हमें कहां से पढ़ना चाहिए, शुरू करना चाहिए? यह मुद्दा उठता है कि हम कहां से भारतीय इतिहास को पढ़ना शुरू करें। भारतीय इतिहास को हमें शुरू करना पड़ेगा बिगिनिंग से, प्रारंभ से, आदि मानवों से, पूरा पाषाण काल से, पाषाण काल स्टोन एज से करना पड़ेगा। और हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रारंभ से 1947 एडी तक। कहां तक पढ़ेंगे? 1947 एडी तक भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। इस भारतीय इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। एक है, ध्यान से सुनो पहले, एक है प्रागैतिहासिक काल। क्या है बच्चों? प्रागैतिहासिक काल। यह 2.5 लाख बीसी से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? और दोस्तों यह 2500 बीसी तक चलता है। इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। पहले ध्यान से सुन लो, फिर बाद में लिखना, ठीक है? लिखवा देंगे। एक है दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल। क्या है? आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल जो है वो शुरू होता है 2500 बीसी से, और वो चलता है कब तक? वो चलता है 600 बीसी तक। कब तक चलता है? 600 बीसी तक। क्लियर? और ये देखो, और एक है दोस्तों ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। और यह शुरू होता है 600 बीसी से, और कब तक?
1947 एडी तक। यह इतिहास का 3 काल है। इन इतिहास के 3 कालों को बच्चों जानना बेहद जरूरी है। तभी तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में प्रागैतिहासिक काल क्या है, वास्तव में आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और वास्तव में ऐतिहासिक काल क्या है। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को मैं सीधे शब्दों में पाषाण काल भी कह सकता हूं। आप भी कह सकते हैं। पाषाण काल का मतलब होता है दोस्तों पत्थरों का काल, यानी जिस काल में उपकरणों के तौर पर पत्थरों का प्रयोग किया जाए उसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस काल की कुछ अपनी विशेषताएं तो पक्की रही होगी कि नहीं? आपको हम बस एक लाइन बताना चाहेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में और आपको सारा याद हो जाएगा। हम बस ये कहेंगे कि इस काल का अध्ययन केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जो हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, वे सब क्या है? तो बस प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो बस एक परिभाषा देनी है, जिस काल का अध्ययन पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बात समझ में आई है तो बोल दो हां। तो लिखो 1 पॉइंट, हैरिंग लगाओ। भारतीय इतिहास सिस्टमेटिक लिखवाएंगे, सिस्टमेटिक लिखवाएंगे। बनाओ मत, अभी पहले लिखो। लिखा भारतीय इतिहास। देखिए, भारतीय इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब बनाओ, इसको बना लोगे? बनाओ। प्रागैतिहासिक काल, और ऑनलाइन वालों तुम लोग इतनी बात करते हो आपस में, तुम एक बात बताओ बस मुझे, तुम इतनी बात क्यों करते हो? तुम पढ़ाई पर ध्यान दे लो, बताओ, अध्ययन की बजाय। और अन्नू तुम क्या कर रही हो? सोनी तुम क्या कर रही हो? ये सब में क्या रखा है बच्चों? कुछ रखा है क्या?